जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे तो आपके पिताजी ने आपको एक पत्र लिखा था। क्या उस पत्र का अफसोस आपको आज भी है? दो ही बार पिताजी ने मेरे को कुछ करने को कहा, मैं दोनों काम नहीं कर पाया। एक उन्होंने कहा था लॉ पढ़ो, और दूसरा उन्होंने कहा था कि राजनीति में इसमें मत आओ। तो लगता नहीं परिवार को अच्छा दिखाने के लिए आंतरिक लड़ाई वो घर में ही होके खत्म हो जाए, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई तो सामने नजर आती है। अलग अलग प्रभाव के लोग जो क्षेत्र में थे उनको इस आइडियोलॉजी के साथ जोड़ के आपने काम किया, कैडर नहीं बनाया। आगे क्या कुछ रहेगा 2028 को लेकर? जीत दिलाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ मैं करने की वो कोशिश करूंगा। तो क्या माने 2028 के चुनाव में मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव रहेंगे? हाईकमांड और सब कोई मिलकर निर्णय लेते हैं। सारे काम छोटा सा काम जो है सीएम हाउस से हुआ था, क्या लगता है इसी का खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है? कौन ठेकेदार बनेगा, कौन कितने रुपए में हैंडपंप खोदे, एक जनप्रतिनिधि को इसमें हाथ नहीं डालना। नहीं ना। लगातार आपने 5 साल आपकी सरकार रही, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार लगातार आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इसको लेकर कई कार्रवाई प्रदेश में देखने को मिल रहा है। किस रूप में देखते हैं सर? सरकारों के कामकाज में आते हैं, वहाँ ह्रास होता है, नैतिक ह्रास होता है कि अपने काम कराने के लिए आदमी कुछ न कुछ चढ़ावा के लिए राजी हो जाता है। वहाँ से गिरते स्तर पे भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे होता है। ये किसी पार्टी में सीमित नहीं है। याद रखेगा जमाना तुम्हारी तहजीबे ओ हया, तब भी जब जमाना शोहरते खाक हो जाएगी। इल्म है रोशन करता रहेगा तुम्हारा चेहरा ही नूर, तब भी जब जमाने की पाबंदियां लग जाएगी। कहाँ कयामत में दम है जो खुदा करे दीवानों को, मोहब्बत तब भी रहेगी जब परछाइयां रह जाएगी। अब सोच रखोगे कि आखिर ये लाइनें हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज के हमारे अनरिपीटेड बातें में ये जो लाइन है वो उन्हीं के ऊपर सूट करती है। इस वक्त हमारे पास खास मेहमान है टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री। बाबा साहब आपका बहुत बहुत जी अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने भावना व्यक्त की उसके लिए भी, और बहुत बहुत बधाई आपके नए पोर्टल की। धन्यवाद। बाबा साहब, आप राजा हैं, पॉलिटिक्स कैसे, मतलब एक होता है शौक कि मैं तो राजा हूँ, कहाँ पॉलिटिक्स करूंगा, आखिर पॉलिटिक्स में क्यों? राजा थे, अब तो सब सामान्य नागरिक हैं, और जो जैसा मान ले, अब तो वैसी स्थिति है। पॉलिटिक्स में पहले भी अपनी बात हुई, मैं कभी नहीं आना चाहता था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक नगर पालिका के चुनाव के समय फंस गया। किनको बनाना है, किनको बनाना है, उनको मत बनाइए, उनको तभी नहीं बनाएंगे जब आप बनो। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कहे कि नहीं फिर तो उन्हीं को बनाएंगे। तो ऐसी कुछ परिस्थिति है। अच्छा, आप राजनीति में रहे हैं, बार बार धोखे मिले, लगता नहीं कि धोखा नहीं मिलना चाहिए था? जीवन का पहलू ही है, और उसको वैसे ही लेके चलना चाहिए। किसी भी फील्ड में आप हैं तो ऊपर नीचे, ऊंच नीच ये होता रहता है, और हर व्यक्ति में वो क्षमता होनी चाहिए कि हर परिस्थिति को लेके चली। आदर्श अपने जगह, वास्तविकता अपने जगह। 5 साल आपकी सरकार रही, 15 सालों बाद सरकार ही आपकी सरकार रही, आप उप मुख्यमंत्री भी रहे। लगता नहीं 5 सालों में छत्तीसगढ़ थोड़ा और पीछे चला गया? ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे काम ऐसे हुए जो बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे निर्णय भी इस सरकार में हुए। आप देखें कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो निर्णय लिया, पहली कैबिनेट का पहला निर्णय ऋण माफी का भी, और किसानों के धान को एक भाव में खरीदने का भी। उसने किसानों के यानी 75% से ज्यादा छत्तीसगढ़ के आबादी की आमदनी को बढ़ाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल इत्यादि कई व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। अधोसंरचना में भी विकास हुआ। कमियां रहती हैं, कोई भी आएंगे काम करेंगे, कमियां रहती हैं, लेकिन बहुत कि वन आच्छादित जो क्षेत्र हैं, तुलनात्मक सबसे ज्यादा गरीबी में रहने वाला आबादी कौन सी है? जो जंगलों के पास है। शहर और जंगल में आप देखिए तो आमदनी का ऐसा अंतर है। वहां पर आपने 50 से ज्यादा वन उपज को न्यूनतम मूल्य पे खरीदने की बात की, पौधों को की रागी को न्यूनतम मूल्य में खरीदने की बात की, तो वो वर्ग जो पीछे रह गया था, कोदो कुटकी कौन उगाता है?
जिसका खेत अच्छा नहीं है, ऊंचा खेत है, धान नहीं लगा सकता। धान वाले किसान के लिए भी, भूमिहीन है उसके लिए भी, आप वैकल्पिक खेती करोगे उसके लिए भी, धान लगाते हो, धान की जगह कुछ और लगाओ, हम आपको इतना बोनस दें। कई कई सरकार की योजनाएं, मैं गिना नहीं कहूंगा, तो कई सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी भी थी। चलिए योजनाएं अच्छी लेकर आए आप कहते हैं, लेकिन क्यों जनता का समर्थन क्यों नहीं मिल पाया फिर से विधानसभा चुनाव में? करारी हारी इसे कहा जाएगा। कांग्रेस की सरकार जब आई 2018 में, तो 15 साल से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी। 5 साल आंदोलन का क्रम चला, एक घोषणा पत्र आया और 90 में 68 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी 15 में सीमित हो गई थी, जो अविश्वसनीय था, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। तो उस 15 की तुलना में तो 35 आए। हार भी, इसमें कोई दो बात नहीं है कि हार भी, और हार के कारण आप विश्लेषण करेंगे तो बहुत आसानी से दिखते हैं कि ये हम लोग की जो सरकार थी या हमारी पार्टी थी, ये पीछे कहाँ गई। 90 सीटों के मैं हमेशा विश्लेषण करके बताता हूं, लगभग आधा आधा देखिए, 44 सीटें वो हैं जिसे हम मैदानी इलाके का कहते हैं, और 46 सीटें वो हैं 20 शहरी क्षेत्र की, जहां 50% से आबादी ज्यादा नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम की है। रायपुर 4 की 4 सीट शहरी, भिलाई दोनों सीटें शहरी इत्यादि। तो और फिर ट्राइबल बेल्ट 26 सीट ट्राइबल बेल्ट की, 20 सीट शहरी क्षेत्र की, ये हो गई 46, और वो बची 44 सीटें। 46 सीटों में ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस को 2018 में मिली थी 26 में 25 सीटें, आपकी मिली 4, तो कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ। बिल्कुल। शहरी क्षेत्रों में 20 में से हमको 16 या 17 मिली थी, आपकी मिली 3, तो शहरी क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो। और बाकी 44 सीट में मिली थी 27, आपकी मिली 28, तो नाकारा सरकार होती तो वो 8 मिलनी थी। चलिए मतलब काम का फायदा मिला है, ये कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ हम पीछे कहाँ रह गए। ट्राइबल बेल्ट में इतना पीछे कैसे आ गए, शहरी क्षेत्र में क्या हुआ, या जातिवाद आ गया, या भ्रष्टाचार की बातें जो सामने आई, या छत्तीसगढ़ बच्चों की जो भर्ती का था पीएससी वाला, वो मामला सामने, क्या हुआ शहरी क्षेत्रों में कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमको साथ मिला, बरकरार जो रहा, यहाँ हम कैसे ट्राइबल क्षेत्र में 25 में के बाद 4, 25 26 में से, और उसी 26 में अब 4, क्या हुआ ट्राइबल एरिया में? ये मतलब गणित अभी भी चल रहा है कि आखिर क्या हुआ था। बिल्कुल कुछ तो मालूम है क्या हुआ। बिल्कुल। ये चलिए आप उप मुख्यमंत्री रही हैं, आपको पता है कि प्रदेश को कैसे चलाना है, फिर भी अपनी सीट से आपको हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले अपनी कमी कि मैं जब पहली बार विधायक बना, 1000 से कम वोटों से जीता था, और चुनाव के ठीक बाद लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा प्रचार वहां पर था कि बाबा से मिलने कहाँ कैसे जाओगे, राजा है वो तो। राजा हैं, वो 4 दरवाजे पार करके जाना पड़ेगा, 4 दरबान खड़े होंगे, फिर उनके घर में डॉगीज हैं, कुत्ते हैं, कैसे वहां तक जाओगे। अ, तो सबसे पहला काम जो मैंने किया चुनाव के बाद, पहला चुनाव जब 2008 में जीता, जनता दरबार। कि लोगों के बीच में गया, तो उनको मैं ये कहता था कि मिलते तो लोगों से पहले भी थे, जी जी। ये भाषण नहीं, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, कभी भी आप चाहो तो मुझे कॉल आप मुझे कॉल कर देना, आप घर आओ, आपका हमेशा स्वागत है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे से बात करने के लिए, कि मेरा फोन बुक में जहां 2000 एड्रेस नहीं थे, फोन नंबर, वो 20,000 से ज्यादा है। तो लोगों से जुड़ने का वो जो क्रम था कि अच्छा विधायक है मिल जाता है, जब हम बुलाते हैं तो आ जाता है। नेता प्रतिपक्ष बना तो कम आया, हालांकि लोगों ने ज्यादा संख्या में, वोट संख्या में जिता के भेजा। मंत्री बना तो आधा टाइम रायपुर में मीटिंग इत्यादि, तो एक गैप आया, कोरोना का गैप आया। ये मुझे स्पष्ट था कि इस चुनाव में वो लीड नहीं आएगी, जीतेंगे लेकिन कम वोटों से जीतेंगे, लेकिन नहीं जीत पाए। तो लोग जो शुभचिंतक हैं वो तो हमेशा रहते हैं, शुभचिंतकों का योगदान अपने जगह था, लेकिन पहली गलती अपनी कि शायद हमको। तो क्या इसे माना जाए कि मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में क्या कोई दम था, कि कह सकते हैं? नहीं, आपकी कमी हो गई,
मैं नहीं मानता दूसरे के ऊपर कभी भी बात को टालना तो कमजोरी है। आप कुछ नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए। चलिए, जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे तो आपके पिताजी ने आप पे एक पत्र लिखा था। क्या उस पत्र का अफसोस आपको आज भी है? नहीं, क्या आप उनकी बात नहीं माने? नहीं, बात नहीं मानना एक अलग बात है कि उसका मुझे हमेशा लगता है कि मैं उनको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता था और करता हूँ, करता रहूँगा। जीवन में मेरे माता-पिता ने मेरे को कभी नहीं कहा कि ये करो, ये विषय लो पढ़ाई में, इस स्कूल में जाओ, इस कॉलेज में जाओ, ये काम करो, सर्विस ले लो, इम्तिहान दो, फलाना। 2 ही बार पिताजी ने मेरे को कुछ करने को कहा और मैं दोनों काम नहीं कर पाए। एक उन्होंने कहा था लॉ पढ़े, तो मैंने एनरोलमेंट भी किया लॉ कॉलेज में अंबिकापुर में, लेकिन टाइम नहीं मिलता था किताबें पढ़ने का। पास तो हो जाते कई ए, माध्यम से। और दूसरा उन्होंने कहा था कि राजनीति में इसमें मत आओ। नगर निगम का वो जो पालिका का जो चुनाव हो रहा है, हाँ, तो शायद वो उस बात को जानते थे कि कुछ शायद ज्यादा आदर्शवादी टाइप का है। वो ऐसी बातों में अड़ भी जाता है, नहीं ये गलत सही तो ये नहीं करेंगे, ये कहाँ फिट होगा इस दुनिया में। उनका असेसमेंट वो रहा होगा और आए। और अ, बहुत संतोष के पल भी राजनीति में जुड़ने के बाद देखने को मिला। मिले। बिल्कुल। बाबा साहब, लगा नहीं कि मैं जिस प्रकार से, जो मेरा नेचर है, सीधा नीचा सबसे मिलना, राजनीति में कहीं ये फिट नहीं बैठेगा मेरे लिए? अगर वैसा होता तो सफलताएं नहीं मिलती। मेरा स्वभाव तो मुझे नहीं लगता है बहुत बदला। युवा था तो थोड़ा सा गुस्सा और था, उसको कंट्रोल किया और बहुत कम सामने आने देता हूँ। आदमी अपने आप को नियंत्रित करने में कुछ सफलता हासिल कर लेता है। दूसरा, नगर पालिका के चुनाव लड़ा और 15 साल, 5 साल, फिर 5 साल चुनाव नहीं हुए, फिर 5 साल लोगों ने मौका दिया। तो मेरा स्वभाव तो नहीं बदला, फिर भी लोगों ने मौका दिया। तो आदमी उसको भी देखता है कि कुछ लोग कहते थे उस विधानसभा चुनाव के बाद 2008 वाला कि मेरे बहुत करीब साथी सहयोगी कि आप राजनीति नहीं जानते, आप जाओ जशपुर में ट्रेनिंग लो दिलीप सिंह के उससे। वो आक्रामक वो थे दिलीप काका। पर मुझे हमेशा ये लगा कि जैसे हो वैसे ही रहना चाहिए। लोग स्वीकार करेंगे तो राजनीति में बने रहना, लोग स्वीकार नहीं करेगी तो मत बने रहना। काम कराना है, लोग क्या चाहते हैं कि आप उनके लिए खड़े रहो। तो अगर बिना जोर से बोले, बिना गाली दिए, बिना दबाव बनाए काम ही नहीं आप किसी का करा सकते, तो फिर राजनीति में क्यों? लेकिन अगर अपने स्वभाव के अनुरूप बात करके काम हो सकते हैं, तो उसकी फिर जरूरत। चलिए, इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है लोगों को पता चला। बाबा साहब, लगता नहीं पार्टी की जो आंतरिक लड़ाई है वो लगातार सामने देखने को मिल रहा है, इसका खामियाजा खुद कांग्रेस को भुगतना पड़ता है? हर पार्टी में होता है, कोई दल राजनीतिक ऐसा नहीं है, कोई समूह नहीं है, परिवार से लेके ऊपर समाज की प्राथमिक सामूहिक इकाई परिवार है। परिवार में खटपट होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि माता पिता बच्चों में कभी कभी होता है, पति पत्नी में कभी कभी होता है, फिर माता पिता और उनके बच्चों में कभी कभी होता है, भाई बहनों में होता है। तो वो कितना आप उसको मैनेज करके और परिवार के इंटरेस्ट को आप पॉजिटिव दिशा में ले जा सकते हो, ये समाज की प्राथमिक इकाई परिवार से चालू होता है, वो आगे तक जाता है। तो लगता नहीं परिवार को अच्छा दिखाने के लिए आंतरिक लड़ाई है वो घर में ही होके खत्म हो जाए, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई तो सामने नजर आती है, ज्यादा वो चीज बीजेपी में भी नहीं दिखता है। वहाँ कंट्रोल ज्यादा। क्या कांग्रेस कंट्रोल नहीं करती है? कांग्रेस का स्वभाव ही और स्वरूप ये रहा कि ये मास बेस्ड पार्टी है, अर्थात आपकी एक आइडियोलॉजी है, आपकी सोच है, जिसको लेफ्ट ऑफ सेंटर कहते हैं। समाजवादी सोच कांग्रेस की हमेशा रही, समय के साथ साथ थोड़ा सेंटर की तरफ आई, लिबरलाइजेशन हुआ इत्यादि इत्यादि। वरना नेहरू जी समाजवादी, सुभाष चंद्र बोस कम्युनिस्ट। कांग्रेस की बुनियादी सोच क्या थी? गांधी जी ग्राम स्वराज, बड़े बड़े उद्योग की बात नहीं करते थे। तो ये कांग्रेस की मान लीजिए आइडियोलॉजी होगी। और वो चलती कैसे थी? आपने देश को जोड़ा, कहते हैं कि अलग अलग गार्डन से अलग अलग फूल आपने माला पिरोई,
तो अलग अलग प्रभाव के लोग जो क्षेत्र में थे उनको इस आइडियोलॉजी के साथ जोड़ के आपने काम किया, कैडर नहीं बनाया कि सुबह उठना है 6 बजे तो यहाँ आना है, तो परेड करना है, तो ये करना है, तो वो करना है। कम्युनिस्ट पार्टी कैडर, बीएसपी कैडर, बीजेपी कैडर। कांग्रेस का वो स्वरूप नहीं रहा, तो इसलिए वो लचीलापन ज्यादा है कांग्रेस में। चल, घोषणा पत्र के जब बन रहा था पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में, उस वक्त प्रे घोषणा पत्र की तैयारी आपने क्या था? फिर से 2028 का चुनाव है, क्या रोड मैप रहेगा इस बार? इसमें 2023 के चुनाव में भी जब बात आई थी तो मैंने कहा था कि इस बार घोषणा पत्र समिति में अकबर भाई का नाम सुझाया भी था, संजोग से उन्हीं को जवाबदारी मिली, तो मैं उससे थोड़ा पीछे हो लिया था क्योंकि वैसा टाइम भी नहीं था। मैंने बोला था। तो अगर 1 महीने में घोषणा पत्र बनाना है तो उसमें मेरी रुचि नहीं है, वैसी रुचि नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र यानी फिर कंसल्टेटिव प्रोसेस, एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि लोगों से मिलके राय लेके फिर आप बनाओ। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, वो मैं करना चाहता, वो टाइम नहीं था। और राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी ने मौका दिया था घोषणा पत्र समिति के सदस्य के रूप में, संयोजक के रूप में। तो लोकसभा चुनाव का जो घोषणा पत्र बना उसमें संयोजक के रूप में रखा था। फिर 4 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें पार्टी ने अपने तरफ से जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड वाले उसमें सहभागिता निभाई थी। आगे क्या कुछ रहेगा 2028 को लेकर? कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ मैं करने की वो कोशिश करूंगा। सबसे पहले अपना विधानसभा हारा तो उसमें कांग्रेस पार्टी जीते। दूसरा सरगुजा अंचल, सरगुजा लोकसभा 8 की 8 सीट हारे, उसमें बहुमत आए। फिर सरगुजा संभाग 14 की 14 सीटें आए, हारे, उसमें कम से कम 8 से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में आए। छत्तीसगढ़ में 90 में 35 सीटें जीते। ये 50 प्लस की स्थिति में ला पाए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो क्या माने 2028 के चुनाव में मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव रहेंगी? नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, चुनाव के पहले ये बात ही नहीं होनी चाहिए। और यही हम लोगों ने 2018 में मेंटेन किया था। किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था, सामूहिक लीडरशिप थी। अपने अपने क्षेत्र में जिसका ज्यादा प्रभाव है वहां के लोग अपने आप अपने आदमी को पुश करते हैं तो वो होने दीजिए। और आपस में हम लोग बात भी करते थे कि इसमें नहीं फंसना है। वो बाद में हम लोग सब जानते हैं कि हाईकमांड और सब कोई मिलकर निर्णय लेते हैं, यहाँ हम लोग उसमें ना फंसे। लगता नहीं हाई कमान जो निर्णय लिया उसके चक्कर में ही जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कभी कहा 2.5 साल, कभी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। आखिर आपसे गड़बड़ी कहाँ पर हो रही थी? हाईकमांड ने दोनों चीज कभी नहीं कही। हाईकमांड ने कभी नहीं कहा कि भूपेश बघेल रहेंगे, हाईकमांड ने कभी नहीं कहा 2.5 साल रहेंगे। अच्छा, एक निर्णय हुआ दिल्ली में और री अनाउंस हुआ कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बाकी फिर मीडिया में खूब चला, 2.5 साल वाला खूब चला, और वो एक संभावना बनी रही कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन पहले जब नाम निकल कर आए, मैं कांग्रेस बीटी उस समय देख रही थी, पहले नाम निकल के तामधर साहू बने, फिर निकल कर आ रहे कि टीएस सिंहदेव बने, फिर पता चल रहा कि भूपेश बघेल बने। आखिर हुआ क्या था वहां पर दिल्ली पर? आपको उस बैठक में शामिल? 4 लोग बुलाए गए थे दिल्ली। मेरे ख्याल से 11 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई थी परिणाम की, देर रात तक चलता है। 12 तारीख तक सब सो के जाग के क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें थे, और खबर आ गई कि 14 को मीटिंग है, आपको दिल्ली आना है। और 4 लोगों को बुलाया गया, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश जी, टीएस सिंहदेव। तो कोई भी इस बात को समझ सकता है कि इस समय बुलाया जा रहा मतलब मुख्यमंत्री की संभावना में ये 4 लोगों में तलाशी हो रही है, पार्टी तलाश कर रही, तो वो बात वहां से चालू हुई। फिर मीडिया में चलने लगा स्पेकुलेशन कि इनका अनाउंस हो गया है, फिर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। पर जो भी क्रम चला, अनाउंसमेंट ऑफिशियली पार्टी की तरफ से एक ही हुआ था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिसको कहते हैं कि मीडिया में जो बात कही गई कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन पहले जब चर्चाएं चली थी कि तामधर साहू बन चुके हैं, आप लोग रिटर्न आ चुके थे, क्या वापस फिर से आप लोग गए, फिर भूपेश बघेल जी का नाम आया? आखिर कैसे क्या हुआ था वहां पर? हम लोग वहीं थे, अच्छा, दिल्ली में ही थे। खड़गे जी के यहाँ पहले मीटिंग बुलाई गई थी, वहां कुछ चर्चा हुई। उसके बाद में राहुल जी के यहाँ 12 तुगलक लेन में बुलाया गया, वहां पर मीटिंग हुई। और ऑफिशियली 12 तुगलक
लेन में जो भी चर्चा हुई आपस में, उसके बाद ये अनाउंस ऑफिशियली किया गया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। पिछले मैं 13 सालों से कांग्रेस बीट देख रही हूँ, लेकिन जब आपकी सरकार आई कांग्रेस की, उसमें विधायकों की नहीं सुनी जा रही थी। आप उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सारे काम छोटा सा काम जो है सीएम हाउस से हो रहा था। क्या लगता है इसी का खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है? हर सरकार को प्रजातंत्र में विशेष करके ये देखना चाहिए कि एक संतुलन रहे। अधिकारी वर्ग जो है, मेरे पिताजी अधिकारी रहे, जी। आईएएस के अधिकारी रहे, मैं उस बात को ध्यान में रख के इस चीज को बोल रहा हूं। तो मैंने कुछ जगह ये बोला भी कि वो एक बार उनने बोला कि ये जो अधिकारी हैं, ये वो घोड़ा है जो अपने सवार को पहचानता है। शांत है। तो जहां उसने देखा कि सवार थोड़ा कमजोर है, वो पांव से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है घोड़े को, तो तुरंत पटक देता है। तो बात यहां से चालू होती है कि ये जो अधिकारी तंत्र है, अधिकारियों का तंत्र है, जिनके पास अ, अंत में वो अधिकार रहता है इम्प्लीमेंट करने का। कलेक्टर है तो फैसला तो कलेक्टर ही देता है कोर्ट में, वहां पर निर्णय करना है, डिपार्टमेंट के हेड्स हैं। तो इन अधिकारियों के साथ में समन्वय वैसा होना चाहिए कि किसी एक तरफ सरकार ना चलिए। जनप्रतिनिधि हैं, वो कहें कि अभी आप बोलो कि दिन के 2 बजे हुए हैं, अब 6 बजने को आ रहे हैं, अधिकारी बोलेगा हाँ 6 बज रहे हैं, वो गड्ढे में जाएंगे। और उल्टा अगर होने लगा कुछ कि आप कह रहे हो कि नहीं ये करना है और वहां पर फील्ड में कुछ और हो रहा है, तो ये संतुलन बहुत जरूरी। अधिकारियों की इच्छा से काम होने की प्रवृत्ति और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों का निर्वहन, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव का और मेरे काम करने का जो तरीका भी जीवन में रहा और आगे भी रहेगा, वो है कि आपको अगर, और मैं कुछ अधिकारियों के साथ बात करता था तो यही कहता था कि आपको हैंडपंप अगर खोदना है तो ये कहाँ खोदना है, ये जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। और कैसे खोदना है, कौन ठेकेदार बनेगा, कौन कितने रुपए में हैंडपंप खोदे, ये जनप्रतिनिधि को इसमें हाथ नहीं डालना। तो ये बैलेंस आप बना के चलोगे तो ये स्थिति नहीं आएगी कि अधिकारी राज चल रहा है, या कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, या एमएलएस की नहीं सुनी जा रही है। ये स्थिति नहीं बनेगी। अच्छा, आपका एक बयान बहुत चर्चा में था कि सबसे पहले अगर गोली चलेगी तो मुझ पर चलेगी। स्थिति जस की तस है, अभी भी कटाई जारी है। क्या कुछ एक्शन है आप लोगों का? उसमें 2 बार ऐसी परिस्थिति बनी थी। एक बार अमेरा करके एक गांव है, अंबिकापुर विधानसभा में है, एससीसीएल की खदान वहां आने वाली थी। गांव वाले आए मेरे पास, गांवटिया आए, पटेल आए, सरपंच आए, गांव के प्रमुख लोग आए। उनने कहा कि वो तहसीलदार जा रहे हैं, एसडीएम जा रहे हैं, पुलिस वाले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीन दो, ऐसा वैसा दबाव बना रहे हैं। ठीक है, मैं आपके गांव में आऊंगा, वहां बैठ के बात करेंगे। मैं गया, सरकार, मैं एमएलए नहीं बना था उस समय। एक पेड़ के नीचे हम लोगों ने खाट लगाई, जैसा रोड ही था, वहीं गांव वाले आ गए थे, बैठे, उनसे बात हुई। मैंने उनको ये कहा कि देखिए, देश का कानून अभी ऐसा है कि सरकार चाहे तो कभी भी आपकी जमीन ले लेगी। इसमें 2 साल लगता है अधिग्रहण की प्रक्रिया में, कि ले लेगी। आपको क्या करना है, अगर आप जमीन नहीं देना चाहते तो दस्तखत मत करना। आपका जो अगर ताकत कहिए तो आपकी ताकत लाठी और डंडा नहीं है, आपकी ताकत आपके अधिकार के संरक्षण करने की स्थिति है। और उसमें जब बात आ गया है कि ये ऐसा आके करते हैं, प्रशासन वाले ये करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, डरते हैं, तो मैंने उस समय भी उनको ये कहा था कि आप कुछ मत करना, अगर लाठी नहीं उठाओगे तो मैं साथ में हूँ। आपकी एकता ही आपकी ताकत है, लाठी नहीं हो सकती, संगठन नहीं सकती है। उसमें सरकार हर बार जीत जाएगी। अगर आप ताकत लगाने की कोशिश करोगे तो सरकार के पास जो ताकत है वो आपके पास नहीं होगी सामान्य रूप से। तो क्रांति जब आती है तब दूसरी बात होती है। वैसे में अगर आपको डर है तो गोली चलेगी तो पहला में लाठी मत उठाना। सरकार क्या करेगी, डरते हैं, मारें, वो कर दें, पुलिस वाला आते हैं, बंदूक रखे हाथ में, डर क्या है गांव वालों का, हमको दबा देंगे, दबना नहीं। यही चीज मैंने, ये जो अभी चल रहा है हसदेव आनंद वाले क्षेत्र में,
94 दिन से आंदोलन चल रहा था, मैं एक भी दिन नहीं गया था, क्योंकि एनजीओ जो हैं अपना कार्य क्षेत्र नहीं है, गांव वालों ने भी कभी नहीं बुलाया। मेरी विधानसभा में था, वो भी उदयपुर ब्लॉक जी, पर मैं एक दिन भी नहीं गया क्योंकि मुझे बुलाया नहीं गया। उस गांव में मैं कब गया, मेरा में गांव वाले आए, चाहिए उनको समझाया, बताया ये कानून है, कानून बदलने वाला है। वो जो भट्टा परसौल वाला हुआ, फिर नया कानून आया कि कम से कम 4 गुना मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। नया कानून जमीन अधिग्रहण का आया, अंग्रेजों के समय का कानून रद्द हुआ। तो मालूम था चर्चा में है, आने वाला है, तो उनको समझाया। यहाँ आके उसी तरह से उनको समझाया। जब 94 दिन 93 बीत गए थे, 94वें दिन मुझे उन्होंने बुलाया। मैं यही कहा कि अगर हिंसा होगा तो मैं साथ नहीं रह पाऊंगा, और दूसरी स्थिति अगर बनेगी तो डर किस बात का है? मैं सबसे पहले गोली पुलिस, हाँ, आप चिंता मत करना। यानी ये बताने का तरीका, मैं क्यों गोली खाना चाहूंगा, सही बात है। ये बताने का तरीका है कि डरिए मत। पुलिस से, प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। लाठी मत उठाइए, एक रहिए, आप सफल होइएगा। और वहां लाठी उठ गई और पेड़ कट गए। बिल्कुल। कोयला खनन, पेड़ कटाई, विकास किसका? नाम रहता है देश का, समाज का, पर बीच के जो सहभागी रहते हैं, उद्योगपति हो गए, व्यापारी हो गए, व्यवसायी हो गए, ठेकेदार हो गए, ये सब उसमें फायदे में भागीदार हो जाते हैं। नाम हमेशा रहेगा कि देश का विकास। मेरे लिए सबसे पहले ध्यान में रखने की बात वो होनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो खनन का, वहां के लोगों की क्या स्थिति थी। अगर उनका विकास सुनिश्चित नहीं आप कर पाए, तो देश के विकास के नाम पे उनको विस्थापित करके और भगवान भरोसे छोड़ देना, वो बहुत बड़ा अन्याय है। वो कभी नहीं होना चाहिए। पहले उनका ध्यान रखो जिनको आप विस्थापित कर रहे हो। उनकी देखभाल करने के बाद अगर देश का, कहीं समाज का हित हो रहा है, तो उसके लिए आप सोचो। समाज और देश के हित में पर्यावरण भी एक बिंदु आता है। और कहीं कोयला है ही नहीं क्या, तो जंगल काट के कोयला खोदो। क्या क्योंकि जमीन वहां सस्ती मिल जाएगी इसलिए आप पहले वहां खोद रहे हो? कम लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा इसलिए आप जंगल काट रहे हो? विकल्प ही नहीं है। और देश को ऊर्जा चाहिए, कोयला जलाना विकल्प ही नहीं है। और अगर विकल्प है तो पैसे बचाने के लिए आप पब्लिक को, जिसके लिए सरकार बनती है, उसी को आप तकलीफ में डालें। ये नीति सही नहीं। मतलब एक बड़ा बजट सरकार के पास जा रहा है इसका। एक हिस्सा जाता है, पर फिर बीच में जो खेलने वाले रहते हैं, वो बिल्कुल देश के विकास के नाम पे अपना विकास भी कर ले। बिल्कुल। देखिए, जो फ्री में जो सामान चीजें दिया जाता है योजनाओं के तहत, जो देखिए बड़ा बजट जो होता है वो सरकार का इस पर चला जाता है। आगे फिर से चुनाव है, सभी पार्टियां फ्री में देने के लिए लगातार योजनाएं बना रही हैं। कितना सही मानते हैं इससे? फ्री कुछ नहीं होता। आपको ये तय करना पड़ेगा कि सरकार का रोल क्या है, सरकार की भूमिका क्या है। अगर सब कोई अपना देखभाल खुद कर सकते हैं, तो सरकार को टैक्स लेके कुछ काम करने की जरूरत क्यों है? अगर एक कॉलोनी में आप रह रहे हैं, उस कॉलोनी की रोड आप आपस में चंदा करके बना सकते हैं, तो नगर निगम को या सरकार को पैसे लगाने की जरूरत क्या है? अगर आप अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं खुद ही, तो पुलिस की जरूरत क्या है? देश की सीमाओं की रक्षा आप खुद कर सकते हैं, तो फिर फौज की जरूरत क्या है? क्योंकि जरूरत महसूस होती है, इसलिए आप लोगों से पैसा लेते हैं टैक्स के रूप में, और इनको तनख्वाह देके तैनात करके काम कराते हैं, सड़क बनाते हैं, पुलिस लगाते हैं, सेना लगाते हैं, इत्यादि। तो प्रश्न यही आता है कि लोगों की भलाई के लिए आपको सरकार के माध्यम से अगर काम करना है, तो क्या क्या आपको करना चाहिए? सड़क बनाना, मूलभूत सुविधाएं। यानी अधोसंरचना जिसको कहते हैं, इसका आप विकास करो, बांध बनाओ, सिंचाई होगी, पब्लिक को, किसान को लाभ होगा, धन ज्यादा उपज होगा, देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, सब आगे बढ़ेंगे, उस काम को करो। समय के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं, तो अब शिक्षा की बात आ गई। तो शिक्षा में आपको दखल देना कि नहीं देना? जो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को अपनी तनख्वाह से या अपनी आमदनी से भेज सकता है, उसको जरूरत नहीं है सरकार की सपोर्ट के, वो ठीक है, आप प्राइवेट स्कूल खोलिए। जैसे आप दुकान में जाते हैं
पैसे देते हैं, साड़ी खरीद लिया, कुर्ता खरीद लिया, अपने से आप कर रहे, सरकार नहीं दे रही। लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर सकता, समाज का 1% हो, 20% हो, 40% हो, जो अपने से नहीं कर सकता, तो क्या सरकार को उसको छोड़ देना चाहिए? जो दिव्यांग है, भूमिहीन है, जो अपने लिए नहीं कर सकता किन्हीं कारणों से, उनको देना कि नहीं देना सरकार का दायित्व बनता है कि नहीं, सामाजिक नैतिक दायित्व बनता है कि नहीं, उनको सपोर्ट करना। छोड़ दीजिए, वो अपने से करेगा। तो इस बीच में आपको निर्णय लेना रहता है कि किस चीज को करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वहां से बात चालू होती है कि नहीं, हाँ नहीं, इसमें तो सरकार को करना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजिए। आपके पास फीस के लिए आपको लगता है कि या तो स्कूल बेहतर है, हम पैसा दे सकते हैं। तो जो नहीं भेज सकता, अबूझ माड़ का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में फीस दे के नहीं आ सकता, क्या सरकार को वहां पब्लिक के पैसे से स्कूल खोल के, टीचर्स को तनख्वाह दे के, वहां के बच्चों को ऐसी पढ़ाई दे के उनको समतल मैदान प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में सहभागी बनना चाहिए कि नहीं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जाइए, अपना इलाज करा लीजिए, आपके पास संसाधन है। वो जिसके पास नहीं है, आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के खर्चे की बीमारी होगी, आप व्यवस्था करके कर सकते हैं। जो नहीं कर सकता है वो, बाबा तो उनके लिए करना कि नहीं, बात यहाँ से चालू होती है और फिर आगे जाती है कि जिसे आप कहते हो फ्रीबीज, कि मुफ्त में आपने चीज दे दी। जी जी दी है। शिक्षा भी फ्री भी है, स्वास्थ्य भी फ्री भी। आप कह सकते हो कि पैसा आप कह रहे हो कि पब्लिक नहीं देगा, हम देंगे। दुनिया ने ये तय कर रखा है, यूएन में ये पास हो रखा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के माध्यम से ही पूरी व्यवस्था हमको देनी है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यूएन का निर्णय है। हम कहाँ तक पहुंचे हैं उस दिशा में एक अलग बात है। बिल्कुल। अब आगे बढ़िए, तो बिजली बिल का छूट देनी चाहिए कि नहीं, फिर राशन आपको निःशुल्क देना चाहिए कि नहीं, नहीं देना चाहिए। निकम्मे हो जाते हैं लोग, काम नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, आलसी बन जाएंगे। तो जो खा नहीं सकता, वो जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं है, आप शहर में रहते हो, आपके पास सर्विस सेक्टर में जॉब है, आपको तनख्वाह मिल रहा है, आप खरीद के खा लोगे। पर जो अबुझ भाड़ में रह रहा है और उनके पास जमीन नहीं है या संसाधन नहीं है, अपने परिवार को 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकते, उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये निर्णय होते हैं। टीवी देना चाहिए कि नहीं, मोबाइल देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन बाकी अगर ये चीज नहीं लगता आपको कि देखिए सरकार आती है, वो निम्न वर्ग के लिए योजनाएं लेकर आती है। उसके बाद उद्योगपतियों को ऐसे छूट मिलता है जिससे अच्छे से उद्योग चला सके। मिडिल क्लास जो है कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए कई योजनाएं होती है, लेकिन उतनी योजनाएं नहीं थी जिनको वो फायदा उठा सके। मिडिल क्लास का देखिए, उनका फ्रस्ट्रेशन क्या है मिडिल क्लास का? वो सैलरीड जॉब्स में है अमूमन, या व्यवसाय में है, वो टैक्स दे देते हैं। उन आप जॉब में हो तो आपकी तनख्वाह कितनी है मालूम है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, आपको टैक्स के रूप में गया और आपको लग रहा है कि हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा। पर आप तुलना में देखिए, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, वो अमूमन ज्यादा कहाँ रह रहा है? शहरों शहरों के रहन सहन की स्थिति को देखिए, टैक्स सब कुछ दे रहे हैं, और अबूझमाड़ के अधोसंरचना की स्थिति को देखिए, किसको कितना मिल रहा है। तो कई बार जब छूट की बात आती है तो मिडिल क्लास को लगता है कि हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आपको नल में कम बेसी पानी मिल रहा है कि नहीं, बिजली अनइंटरप्टेड मिल रही है कि नहीं, सड़कों की हालत आप देखिए आपकी कैसी है, तुलनात्मक कहीं अच्छी है कि नहीं, सैनिटेशन जिसको कहिए, साफ सफाई कहीं अच्छी है कि नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं कहीं बेहतर है कि नहीं, शिक्षा की सुविधाएं तुलनात्मक कहीं उपलब्ध, कहीं बेहतर है कि नहीं, किसको कितना तनख्वाह मिलता है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसको अलग रख के मार्केटिंग, मॉल्स कहाँ है, सिनेमा हॉल कहाँ है, बेहतर जीवन का स्तर कहाँ है, तुलनात्मक अबूझमाड़ और बेहतर। अभी हम छत्तीसगढ़ से देखें तो मिडिल क्लास को नहीं मिलता है। ये भी एक प्रचलन में बात आ गई। आप फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, आप अबूझमाड़ को ही फिर पकड़ लीजिए।
उनको बजट में कितना रुपया मिलता है, रायपुर शहर को कितना रुपया मिलता। चलिए, मतलब विकास दोनों तरफ हो रहा है। विकास होता है शहरी क्षेत्रों में और मिडिल क्लास को बेहतर संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आ जाता है कि हम ज्यादा दे रहे हैं, मिल कम रहा है। मुझे लगता है कि उतना कम भी नहीं हुआ। चलिए, लगातार आपने 5 साल आपकी सरकार रही, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार लगातार आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इसको लेकर कई कार्यवाही प्रदेश में देखने को मिल रहा है। किस रूप में देखते हैं इसे? भ्रष्टाचार किसी शासन पे या किसी पार्टी पे सीमित नहीं, ना किसी समय काल पे सीमित है। ये दुर्भाग्य से समाज में ऐसी व्यवस्था बन गई है जहां अच्छा उदाहरण नहीं है शायद, लेकिन हम भगवान के पास भी जाते हैं तो कुछ चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमारा भला कर दे। मैं कह रहा हूं कि अच्छा उदाहरण नहीं है। ये मानसिकता जहां बन जाती है वहां जब हम सरकारों के कामकाज में आते हैं, वहां ह्रास होता है, नैतिक ह्रास होता है कि अपने काम कराने के लिए आदमी कुछ न कुछ चढ़ावा के लिए राजी हो जाता है, और वहां से गिरते स्तर पे भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे होता है। ये किसी पार्टी में सीमित नहीं है। आज किसी को मौका है तो जांच करा के ऐसा दिखा सकते हैं कि फलाने ही भ्रष्ट है, बाकी सब एकदम बेदाग है। मतलब सब एक थाली के चट्टे हैं, सिस्टम वही है। बिल्कुल। आप लोगों ने वादा किया था किसानों को बोनस देंगे, बीजेपी ने कहा था मतारी बंधन योजना। क्या कांग्रेस का समीकरण यहीं पर दिख रहा है? इसमें नुकसान हुआ, इसमें कोई दो बात नहीं है। मैं चुनाव नहीं हारता मतारी वंदन के समकक्ष अगर योजना कांग्रेस ने पहली घोषणा कर लेके। बिल्कुल। आपको लगता नहीं कि पार्टी में फूल छाप कांग्रेस की पहचान होना बहुत जरूरी है? जरूरी इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? करना चाहिए। फिर कांग्रेस में जो लचीलापन है वो सत्ता के बदलते जो परिस्थिति बनती है और फिर सत्ता परिवर्तन होके जब कांग्रेस आता है तो जो लोग दूसरे रंग में दिखते हैं वो फिर तुरंत प्रवेश कर जाते हैं और लाभ लेने की स्थिति हमें अपने आप को लाने की कोशिश करते हैं। तो आप दरवाजे खुले रखो कि कोई आना चाहता है तो आए, लेकिन उस बात भेजने की भी तैयारी रखी। उस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कब कौन कहाँ था। और अगर आप किसी को पीठ पे हाथ रख सकते हो तो पहले उनके पीठ पे हाथ रखना चाहिए जो लगातार आपके साथ बने। बिल्कुल। लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। आपके नामों को लेकर भी चर्चा थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या कुछ, क्योंकि अब 1.5 साल बीत चुका है चुनाव को, फिर से आने वाले दिनों में चुनाव है। क्या लगता है कब तक ये मौका मिल पाएगा आपको? मुझे तो नहीं, जैसे मुख्यमंत्री बने वैसे प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए जी, ये प्रक्रिया का हिस्सा था। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पूरी बॉडी को, पश्चिम बंगाल नहीं मेरे ख्याल से उड़ीसा ना, पूरी बॉडी को भंग कर दिया गया था और कार्यकारी कुछ लोगों को रखा गया था कि जब तक निर्णय लिया होता, वहां से ये बात चालू हो गई कि और जगह भी ऐसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में हम चुनाव हारे थे, फिर उसके बाद पंचायती राज चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव में भी सफलता नहीं मिली तुलनात्मक, तो यहाँ भी चेंज हो सकता है। ये बात प्रचलन में आ गई और जब ये हो गया कि चेंज हो सकता है तो कौन कौन उसमें नामों की चर्चा। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल अभी आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं, लेकिन आपके साथ ये अच्छा है कि आपके बीजेपी के शासनकाल में मुख्यमंत्री बनने वाले चर्चाएं जोरों शोरों से है। अब क्या बताऊं, अजय चंद्राकर जी हंसी मजाक के भी आदी हैं, कुछ टांग खींचने के, कुछ डाउन करने के भी आदी हैं कि भाई बाबा को डाउन करो। खैर मैं तो उसको हल्के से लेता हूं कि कहाँ एक दिन के मुख्यमंत्री की बात होती है और कहाँ ये सब ऐसा होता है, पर ठीक है, ये हल्कापन भी राजनीति के गंभीर क्षेत्र में कभी कभी हल्कापन भी चलता। चलिए, एक दिन का मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन हम चाहते कि 2028 का जब चुनाव हो तो टीएस मुख्यमंत्री बनकर आए, क्योंकि आपने कहा था कि मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है। हाँ स्वाभाविक है। देखिए इसमें दो चीज क्या है, अब आप राजनीति में हैं, मान लीजिए आप मीडिया के क्षेत्र में, और आप कह देंगे मेरे को तो अपने कंपनी का हेड बनने नहीं है, ऐसा आप क्यों कहेंगे? वही चीज बहुत छोटी सी बात है कि आप
मेरे से ही अगर कहलवा दोगे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, तो एक संभावना आप खुद ही अपने संदर्भ में उसको दबा दे रहे हो या बंद कर दे रहे हो। वो संभावना आदमी क्यों खुद बोलेगा? और वही बात हो कि मुख्यमंत्री कौन बनता है हर पार्टी में। अभी हमने देखा कि गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल भंग, पूरा मुख्यमंत्री बन, पहले भी हो चुका है वहां, वही अभी फिर हो रहा है। तो हाईकमांड नहीं करता कौन है इन दलों में? सभी दलों में हाईकमांड। तृणमूल कांग्रेस हाईकमांड, समाजवादी पार्टी हाईकमांड, बहुजन समाज पार्टी हाईकमांड, राष्ट्रीय जनता दल हाईकमांड, जेडीयू हाईकमांड, कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिट ब्यूरो हाईकमांड, बीजेपी हाईकमांड, कांग्रेस हाईकमांड। चलिए, इस बार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं आप। इस बार क्या कुछ घोषणा करने वाली है कांग्रेस? क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच की जाएगी? मैं क्लियरली दावेदार नहीं। एक बात संभावना की होती है, उसको जब चर्चा में बात आती है तो आदमी उसको उस रूप में पेश करता है। क्या आप तो बोल रहे थे मुख्यमंत्री नहीं बनना, आप क्यों पहल कर रहे हैं? सही बात। केवल उतना तक। मेरा गोल एकदम क्लियर है कि इस चुनाव के लिए ना मेरा लक्ष्य विधायक बनने का है, ना मंत्री बनने का है, ना उप मुख्यमंत्री बनने का है, ना मुख्यमंत्री बनने का है, ना पीसीसी प्रेसिडेंट बनने का। ये सब ध्यान भटकाने की चीजें हैं। काम करो अपने जगह पे, जो कार्य क्षेत्र है, अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए, सरकार में लाने के लिए क्या कर सकते हो वो कर। बिल्कुल बाबा साहब, हमारे रैपिड फायर कुछ 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसके एक शब्दों में आंसर आपको देना। बहुत करके जी। तरीका, राजनीति में बाबा के गुरु कौन? माता पिता। राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती? अपने आप को संतुलित रखना। काका और बाबा के बीच में ऑल इज नॉट रैली? समान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी? गुटबाजी। 2029 में क्या बाबा सीएम बनेंगे? संभावना। एक ऐसी आदत से आप बदलना चाहेंगे? मैं क्योंकि अपने आप से संतुष्ट हूँ, तो मुझे लगता है मैं जैसा हूँ वैसा रहना चाहूँ। टीएस सिंहदेव एक शब्दों में कौन? ठीक ठाक आदमी, टीएस सिंहदेव की नजर में सच्चा नेता कौन? जो लोगों के लिए सही मन से पहल करे। ऐसा आपका कौन सा जो जनता से आपको जोड़ता है? खुलापन। आज की युवा पीढ़ी को राजनीति से क्या सीखना चाहिए? नैतिकता कभी मत छोड़ो। ये थे हमारे साथ टीएस सिंहदेव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में अगर आपको आना है तो नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। 2028 में फिर से चुनाव है और लगातार ये उम्मीद और ये कयास जताया जा रहा है कि अगर इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आती है तो फिर से एक बार मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव को देखने का मौका जनता के मिलेगा। अब देखते हैं जनता जनार्दन किसे अपना समर्थन देती है, किसे पार्टी में अपना सरकार बनाने का मौका देती है और आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड।